तो चला है फटाफट हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बजट से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली दौरे के बाद सीएम गुरुग्राम भी जाएंगे। गुरुग्राम में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना केस के बीच मनोहर सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। बुधवार को सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब प्रदेश में मॉल और दुकानें शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में अन्य नियम भी पहले की तरह लागू रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक वस्तु, दूध, दवा दुकानों को छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह लागू रहेगा। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों में बताया गया, प्रदेश में अब दुकानों को खोले जाने का समय बढ़ा दिया गया है। समय बढ़ाते हुए शाम 7 बजे तक इसे कर दिया गया है। व्यापारी संगठन इसको लेकर कई दिन से रोष व्यक्त करते हुए सरकार को ज्ञापन देकर दुकानें खुलने का समय रात 8 बजे तक करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने अब उनको 1 घंटा अतिरिक्त समय देकर कुछ राहत देने का काम किया है। इसके अलावा जो नियम महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में सरकार की ओर से पहले जारी किए जा चुके हैं, उनमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। सरकार 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने और स्पा सेंटर और जिम को 50% क्षमता से खोलने और शराब ठेकों को रात 10 बजे तक खोलने जाने को लेकर आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पहले तय नियम और आदेश अब 10 फरवरी तक 5 बजे तक सुबह लागू रहेंगे। वहीं प्रदेश में 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक वैक्सीन के पहली डोज ले चुके छात्र ही 1 फरवरी से स्कूल जा सकेंगे। कक्षा पहली से लेकर 9वीं के लिए पहले के आदेश ही लागू रहेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा 2 दिन पहले ही कर दी थी। अब गुरुवार को इसको लेकर हरियाणा शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया। शिक्षा अधिकारियों और अन्य सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वो सुनिश्चित करें कि 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे ही वो स्कूल में आए जिनको कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने करीब 2 घंटे तक फाइलें भी खंगाली। इस दौरान उन्होंने कहा, पंचकुला निगम क्षेत्र में जियो, वोडाफोन समेत 6 कंपनियों के टावर लगे हुए हैं। इन कंपनियों ने पिछले करीब 6 साल से पैसे जमा नहीं किए। हालांकि कुलभूषण गोयल के मेयर बनने के बाद कुछ रिकवर हुए हैं। उन्होंने बताया कि पंचकुला में 318 टावर लगे हुए हैं। जियो कंपनी के 82 टावर हैं, जिनमें 21 की फाइल ही नहीं है। एयरटेल के 42 टावर, जबकि 13 की फाइल गायब है। वोडाफोन के 47 टावर हैं, जिनमें 18 की फाइल नहीं है। बीएसएनएल के 20 टावर, इसमें 3 की फाइल नहीं है। इसके अलावा निगम क्षेत्र में जो इंटरनेट की लाइन डली हुई है, उनका कोई रिकॉर्ड पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इस तरह राजस्व की रिकवरी का मामला गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों को रिकवरी के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि रेवेन्यू कमेटी ने जांच में पाया है कि एक अधिकारी ने बिना कमेटी की मंजूरी के 1 करोड़ 65 लाख मंजूर किए, एक कंपनी को दिए, जिसकी रिकवरी नहीं हुई। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में अधिकारियों की बैठक की, जिसके बाद सांसद ने कहा, सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। फायदा समाज के हर तबके को मिलेगा। रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
और किसानों की लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गतिविधियों पर चर्चा की गई। राज्य में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने में हो रही देरी पर भी किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। बैठक में किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया। 31 जनवरी को प्रदेश भर में लघु सचिवालयों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदेश में कोरोना का मीटर लगातार डाउन हो रहा है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 5,770 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन नए मामलों में से सबसे ज्यादा 1671 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। इसके अलावा फरीदाबाद में 504, पंचकुला में 127, अंबाला में 189, सोनीपत में 493 और करनाल में 111 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते रोज कोरोना से 18 मरीजों की मौत भी हो गई, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,237 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 9,759 कोरोना मरीज रिकवर होकर अपने घर भी लौटे। वहीं इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में ही 81,000 से ज्यादा लोगों की वैक्सीन लगाई गई। वहीं यमुनानगर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ओम प्रकाश गांधी को नारी शिक्षा में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। उन्होंने 1984 में गांव की महिलाओं के बीच शिक्षा की जागरूकता फैलाने के लिए कन्या विद्या प्रचार सभा का गठन किया। 1985 में देवधर गांव की 12 एकड़ भूमि पर कन्या गुरुकुल की स्थापना की। ये संस्था अब डिग्री कॉलेज का रूप ले चुकी है। वहीं कैल फ्लावर सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में लगाया जाता है, जो कि अप्रैल तक चलता है। 1 एकड़ में 50,000 पौधे कैल फ्लावर के लगाए जाते हैं। वहीं कैल फ्लावर मार्केट में 50 से 60 रुपए तक बिक जाता है। कैल फ्लावर की खेती कर लाखों रुपए आमदनी कमा रहे हैं किसान। वहीं गोहाना में यूरिया खाद को लेकर परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया खाद लेने के लिए महिला और पुरुष किसान घंटों लाइनों में लगने को मजबूर हैं। वहीं किसानों की माने तो यूरिया खाद फसलों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं किसानों को यूरिया लेने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उनको जरूरत के अनुसार खाद नहीं दी जा रही। किसानों ने बताया इस समय गेहूं में यूरिया खाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इस समय खाद नहीं डाली गई तो गेहूं की पैदावार प्रभावित होगी। वहीं किसानों ने बताया कि सरकारी एजेंसियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं है और प्राइवेट दुकानदार यूरिया खाद के लिए अन्य कीटनाशक दवाइयां महंगे भाव पर दे रहे थे। अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची, जहां उन्होंने कहा आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र की सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और यही काम प्रदेश सरकार भी कर रही है। सफाई कर्मचारियों के मान और सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। स्पा की आड़ में देह व्यापार का गंदा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर करनाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपर मॉल में छापा मारा है। मौके से कई युवक और युवतियों को पकड़ा गया है।
आपको बता दें कि पुलिस को इसकी सूचना लंबे समय से मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुपर मॉल में छापा मारा, जिससे मॉल में मौजूद स्पा सेंटर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आखिरकार 8 दिनों के बाद अंबाला में नगर निगम कार्यालय खोल दिया गया है और अब पब्लिक डीलिंग शुरू की गई है। 8 दिनों तक कार्यालय बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जिसमें 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसे लेकर निगम कार्यालय को बंद कर दिया गया था। फिलहाल अब कार्यालय को फिर से खोल दिया गया है। रोडी बाजार क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण की शिकायतों पर गुरुवार शाम को नगर परिषद और यातायात थाना पुलिस ने संज्ञान लिया। नगर परिषद की टीम बाजार में पहुंची, जहां उन्होंने दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर रखा गया सामान हटवाया। करीब आधा दर्जन दुकानदारों के नाम भी नोट किए गए हैं, जिन्हें भविष्य में अतिक्रमण करने पर चालान काटने की चेतावनी दी गई है। वहीं रीड मनरेगा मजदूरी की मांग को लेकर रतिया में मजदूर नेता रामचंद्र सहनाल नेतृत्व में मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय का गेट बंद कर घेराव भी किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मजदूर नेताओं ने अधिकारियों पर जानबूझकर काम न देने के आरोप लगाए। इसके साथ ही मजदूर नेताओं ने आरोप लगाया, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक में बीडीपीओ कार्यालय की ओर से 20 करोड़ से भी ज्यादा का घपला किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं इस बारे में बीडीपीएस संदीप कुमार ने कहा, कई गांव में मनरेगा के तहत काम चल रहा है, डिमांड आएगी तो मजदूरों को और कार्य दिया जाएगा। वहीं सोनीपत के गांव बाघडू में किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त से बेमौसमी बरसात से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराने की मांग की है। अपनी इस मांग के लिए किसान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। किसानों का कहना है, गांव के 95% किसान भूमि पर उगाई की फसल करते हैं। हालांकि बरसात के बाद ये सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। खेतों में पानी रुकने से गेहूं, धान, ज्वार को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स लंबे समय से संघर्ष कर रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सोनीपत में काला दिवस मनाया। काले दिवस में उन्होंने प्रदर्शन भी किया, अपनी मांगे भी रखी। वहीं काला लिबास, काले झंडे और शहर के चौक चौराहों से अपनी मांगों के पोस्टर के साथ इन वर्कर्स ने रैली निकाली है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने तालमेल कमेटी के आह्वान पर आंदोलन को तेज करने की रणनीति तैयार कर ली है। आंगनबाड़ी वर्कर्स आंदोलन में अब परिजन भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बाल विकास अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 5 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने दुकानदारों को राहत देते हुए हरियाणा में दुकानें खोलने का समय 1 घंटे बढ़ा दिया है। फरीदाबाद में दुकानदारों ने कहा, शाम के समय ही दुकानदारी ज्यादा होती है, तो ऐसे में सरकार को 8 बजे तक दुकानें खोलने पर विचार करना चाहिए। व्यापारी इस मांग को लेकर जल्द ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं सोनीपत में 134A को लेकर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर छात्र अभिभावक मंच से मोर्चा संभालते हुए निजी स्कूल संचालकों की स्कूली वैन को रोककर टायरों की हवा निकाल रहे हैं। मौके पर जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के बीच जमकर तनातनी का माहौल नजर आया। वहीं सरकार प्रशासन पर आरोप लगाते हुए छात्र अभिभावक मंच का कहना है,
शहर के किसी भी चौक चौराहे से निजी स्कूल के वाहनों को नहीं गुजरने दिया जाएगा। वहीं हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। चरखी दादरी में बीते 50 दिन से भी ज्यादा वक्त से आंगनबाड़ी वर्कर्स धरने पर बैठी हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स ने काले कपड़े पहनकर शहर में रोष मार्च निकाला, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। धरने को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही है। कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने सांपला क्षेत्र में बिजली बिल राशि को लेकर उपभोक्ताओं पर अकाउंट में जमा न कराकर हड़कंप मचा दिया है और ये सारी जमा राशि जमा न करके हड़प ली है, जिसे लेकर कई उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को शिकायत कर दी है। बता दें कि बिजली वितरण निगम ने बिजली बिल के भुगतान के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ करार किया हुआ है, जिसके तहत सेंटर के कर्मचारी बिजली बिल की राशि को लेकर उपभोक्ताओं के अकाउंट में डिजिटल तरीके से ट्रांसफर करते हैं। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, उस मामले की कार्रवाई चल रही है। जिनका भी पैसा अटल सेवा केंद्र पर जमा हो चुका है, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फरीदाबाद के मुझेठी गांव के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दरअसल ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। एक व्यक्ति को देर रात परचून की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। वहीं बहादुरगढ़ में एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्मचारी की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात हमलावरों ने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 70 वर्षीय महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। महेंद्र के सिर और पेट में गंभीर चोट के निशान नजर आए। वहीं मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हमलावर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए घर में घुसे थे। एएसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि मृतक महेंद्र के 2 बेटे हैं, जो जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं। वहीं फतेहाबाद में घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट छीनने का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कुछ पूछने के बहाने महिला के पास आता है और बाद में चेन छीनकर पल्सर मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्नैचिंग के वक्त महिला के गले की चेन टूट जाती है और बदमाश आधी चेन और लॉकेट लेकर ही फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो सोनीपत एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एटीएम कार्ड क्लोन करके करोड़ों की ठगी करने के शातिर अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 5 राज्यों में 130 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सोनीपत एसटीएफ ने आरोपी को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें वो 6 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक सतीश देशवाल ने बताया, झज्जर में 5 सितंबर को रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इसी मामले में गांव बरहाना के रामवीर को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।
वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 25 के पास बसी पटवारी कॉलोनी में एक युवक ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल युवक की आत्महत्या करने की वजह का नहीं पता चल पाया है। वहीं पानीपत में एक किराना व्यापारी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी कुछ दिनों से घर से लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी, जिसका शव जिले के खुबडू झाल के पास से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक दुष्यंत नगर के रहने वाले किराना स्टोर के मालिक नरेंद्र ने कुछ लोगों से रुपए ले रखे थे, जिसे लेकर फाइनेंसर उस पर दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर व्यापारी ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं पैसों के लेन देन के चलते हुए विवाद में 6 लोग घायल हो गए। दरअसल कच्चा कैंप निवासी नीरज ने सेल्फीन फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस पर पैसे लिए हुए थे, जिसकी किस्त बकाया थी। वहीं कंपनी के मैनेजर ने बताया, उनके कर्मचारी किस्त लेने के लिए नीरज के घर गए थे, लेकिन वह घर पर नहीं मिले। वहीं उसके परिजनों ने फाइनेंस कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने इन सभी आरोपों को सिरे से इनकार किया और कहा कि फाइनेंस कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट शुरू की। यहां तक कि यह आरोप भी लगाया गया कि कर्मचारियों ने अपने साथियों को भी बुलाया था, जो हथियारों से लैस थे। मतलब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि हकीकत क्या है, ये जांच का विषय है। कच्चा कैंप में हुए झगड़े में 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत ठीक है। वहीं सोहना के किरणकी गांव में एक होटल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, लेकिन होटल मैनेजमेंट की ओर से मृतक के परिजनों को मौत के कारणों की उचित जानकारी नहीं दी गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने यह मामला दर्ज कराया, प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, हंगामे को शांत कराया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए फटाफट हरियाणा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।